हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया क्लास 10th की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज फाइनली हम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 लेके आपके सामने आ चुके हैं। और अगर आपने फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 नहीं वॉच किया है तो प्लीज़ आप जाके लेक्चर नंबर 3 को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप लेक्चर नंबर 3 को नहीं देखेंगे तो 4 जो है वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि सारे लेक्चर्स एक दूसरे से क्या हैं, लिंक्ड हैं। तो आज कॉपी पेन चलिए आप लोग निकाल लीजिए, और आज की बेसिकली हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करते हैं पहले हम आप उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यार पिछली क्लास में कुछ टॉपिक्स बच गए थे, जैसे टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, तो आज वो डिस्कस किया जाएगा। और फिर हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इमेज, या ऐसे बात करेंगे कि रूल फॉर मेकिंग द इमेज फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। और अगर टाइम बचा तो, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, टाइम अगर बचा तो हम आज डिस्कस कर लेंगे कि इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर एट द डिफरेंट पोजीशंस। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा अगर टाइम बचा तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और लगाइए प्यारी हेडिंग, क्या, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में हमने पहला जो हेडिंग लगाना है वो है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या है, आज ये डिस्कस किया जाए। तो कॉनकेव मिरर क्या है कि अगर किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड हो, अंदर की तरफ हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, तो वो मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड ऑफ द मिरर के बाहर का मतलब है कि जिधर वो उठा हुआ हो, अगर उस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं जरा, क्या, अ टाइप ऑफ या स्फेरिकल मिरर, a spherical mirror in which reflection takes place, reflection takes place, reflection takes place reflection takes place at bent in surface is called कॉनकेव मिरर। उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक, तो जैसे ये वाला मिरर देखो आप, अगर मैं इधर इसको क्या कर दूं, पॉलिशिंग कर दूं, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा, और ये वाला मिरर कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। क्लियर है बात, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर तो कॉनकेव। ठीक, नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट इज द कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटा अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर वो बाहर की तरफ हो, बाहर की तरफ का मतलब है जिधर मिरर का कर्व पार्ट है वो अंदर नहीं, कर्व पार्ट के ऊपर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो उस केस में वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग इज द कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर क्या है जरा देखते हैं ध्यान से। तो अ स्फेरिकल मिरर in which reflection takes place bulged out side of surface is called convex mirror। उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। यानी अगर इस मिरर को हम अंदर की तरफ कोटिंग कर दें तो इस केस में ये कौन सा मिरर बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये बात समझ गई सबको, ये कॉन्वेक्स मिरर है। और बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और जो कॉन्वेक्स मिरर इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग भी मिरर बोलते हैं। अब ये कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं और ये डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं, लेट अस चेक करते हैं ये कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं। ठीक है ना, अब चलो बात करते हैं कन्वर्जिंग क्यों बोला जाता है। तो बेटा जब भी कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे अगर हम लाइट रेज को फॉल कराएं, ये मान लो कॉनकेव मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है।
अगर इसके फ्रंट पे लाइट रेज, अगर हम ये मान लो एक लाइन मैंने बना दी, अगर फ्रंट पे हमने ये लाइट रेज फॉल कराया तो बेटा ये सारे के सारे लाइट रेज इससे रिफ्लेक्शन होने के बाद ये एक पॉइंट से पास करती हैं, एक पॉइंट पे पास कर जाती हैं, एक पॉइंट पे आ जाती हैं। और अगर जब बेटा दो या दो से या पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो अगर एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर जाए एक, उस केस में क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग नेचर का हो जाएगा। यानी इसका मतलब है जो कॉन्केव मिरर है वो कन्वर्जिंग होगा, क्योंकि सारी बीम ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक सिंगल पॉइंट पे लाकर रख दे रहा है। ठीक। जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है कि उसमें जितनी भी लाइट रेज हैं वो सारी की सारी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कुछ ये सिनेरियो क्रिएट कर ले रही है। मतलब सारी सारी लाइट रेज देखो तो ये स्कैटर्ड तरीके का दिख रही है। तो अगर ये स्कैटर्ड तरीके का दिख रही है इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग नेचर, डाइवर्जिंग नेचर। तो कॉन्केव मिरर किस नेचर का होता है, कन्वर्जिंग नेचर का, और कॉन्वेक्स मिरर किस नेचर का होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो ये आप दिमाग में जरूर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग इज द टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक। और इसमें बेटा लगा पहली हेडिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय सी। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, हमने कहा जितने भी स्फेरिकल मिरर हैं यार वो एक स्फीयर के पार्ट हैं, और अगर स्फीयर के पार्ट हैं तो स्फीयर का सेंटर भी तो होता है ना। अब वो जो स्फीयर का जो सेंटर है उसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, it is the center of hollow sphere, center of hollow sphere from which the spherical mirror cuts out, जहां से स्फेरिकल मिरर आप कट करके निकालते हो। जैसे ये देखिए यहां से ये रहा मेरे पास में एक स्फेरिकल मिरर रहा, ठीक, ये रहा स्फेरिकल मिरर, ये जरा देखना। अब इस मिरर का जो सेंटर है दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, अगली टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगली आपको हेडिंग लगानी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर मैं बात करूं तो मान लो ये मेरे पास में एक स्फेरिकल मिरर है और ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अभी मैं डिफाइन कर दूंगा पोल क्या है। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर and the pole of spherical mirror. It is denoted by capital R. रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद। नेक्स्ट है पोल ऑफ मिरर। व्हाट इज द पोल ऑफ मिरर। तो अगली हेडिंग हम क्या लगाएंगे, पोल। तो एक्चुअल में जो स्फेरिकल मिरर है उस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल ऑफ मिरर बोलते हैं। तो पोल क्या है, इट इज
मिड पॉइंट ऑफ spherical mirror. It is denoted by P. इसको किससे डिनोट करते हैं? P से। तो यहाँ पे बेटा ये जो बनाया है ये क्या है? पोल ऑफ द मिरर है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द फोकस ऑफ मिरर। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द फोकस ऑफ मिरर, ठीक। फोकस ऑफ मिरर, फोकस ऑफ मिरर जरा देखते हैं। तो फोकस ऑफ मिरर को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, जरा समझना ध्यान से। जैसे मान लो ये है कॉनकेव मिरर, ठीक, ये है कॉनकेव मिरर, इधर मैंने किया कोटिंग, और ये हमारे पास में है कॉन्वेक्स मिरर, और थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ, ये है कॉन्वेक्स मिरर, इधर कर दिया हमने कोटिंग, ठीक। तो ये लाइन हमने बना दिया, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको भी क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर फोकस डिफाइन करना हो तो यार यहाँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस जो है वो इनके बीच में कहीं आएगा, ये है पोल और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है? फोकस है। तो फोकस को पहले हम एक डिफिनीशन बताते हैं जो दोनों तरीके के मिरर्स के लिए वैलिड हो। पहला क्या है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, या इट इज द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या लाइन इट इज द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर एंड ऑफ कर्वेचर। तो इसको लिखते हैं जरा, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर। और दूसरी डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो क्या कि भाई जो कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर है। कौन सा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर। और वहीं पे कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर है। तो जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मिले तो वो क्या है? वो पॉइंट फोकस है। या जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट हैं, अगर वो एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखे तो भी वो पॉइंट क्या है? फोकस है। तो ये भी डिफिनेशन आप लिख सकते हो, अगर लिखने की इच्छा हो तो राइट कर सकते हैं। लिखना, इफ all rays parallel to principal axis, all rays parallel to the principal axis passing through or appear to pass at a point on principal axis, is called focus of mirror। वो मिरर का क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आई? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक और चीज डिफाइन कर देते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगली हेडिंग कौन सी है? प्रिंसिपल एक्सिस की। तो प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस ये एक एक्चुअल में लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करेगी मिरर की, ठीक। तो ये क्या है? इट इज या द लाइन joining center of curvature and pole of mirror, center of curvature and pole of mirror। तो जैसे ये मान लो मिरर है, ये रहा पोल
ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। क्लियर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या है, हमने बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में फोकस होता है। तो फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस तो है ना कुछ, फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द mirror is called focal length and it is denoted by small f। इसको स्मॉल f से दिखाया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, फोकल प्लेन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या है, थोड़ा सा मैं ये ऊपर ये जो लिखा है इसको मैं इरेज करके आपको समझाना चाहता हूँ। फोकस से पास करने वाला एक ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस की परपेंडिकुलर हो, ठीक ना। जैसे मान लो ये फोकस बनाया और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस फोकस से पास करने वाला ये मैंने प्लेन बनाया है। ये प्लेन जरा देखो, ये मैंने प्लेन बनाया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो ये लाइट रेज यहाँ से निकली और ये रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे आ रही है। तो ये जो मैंने प्लेन बनाया है, ये प्लेन जो मैंने बनाया है, इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन बोलेंगे। तो फोकल प्लेन क्या है, अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस and passing through focus of mirror is called focal plane। उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। तो चलिए ये समझ रहे हैं कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे समझ आ रहे होंगे। तो आज का अपना हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, जरा समझते हैं ध्यान से, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो टुडेज आवर गोल इज इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये इसकी बात करते हैं। चलो जरा समझते हैं ध्यान से। मान लो ये मेरे पास में एक प्लेन मिरर है, ये सपोज करो प्लेन मिरर है, इधर से मैंने इसको कोटिंग कर दी है, प्लेन मिरर ये है। तो मैं अगर इमेज की बात करूं तो पहले मैं आपको रे डायग्राम बना के दिखाता हूं। सपोज करो एक लाइट रेस ये ऐसे फॉल की, यहां से मान लो एक लाइट रेस ये आई, ठीक। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे वापस चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ठीक। और दूसरी लाइट रेस मान लो मैंने यहाँ फॉल कराया, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली जाएगी, इधर आई और ये इधर चली जाएगी। अब देखो तो ये लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कट कर ही नहीं रही है, लेकिन अगर हम पीछे से एक्सटेंड कराएं, मान लो ये मैंने आगे पीछे की तरफ इसको इंक्रीज किया, ये पीछे की तरफ मैंने बढ़ाया, तो जब मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये एक दूसरे को कट की और मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, पी है। तो इसका मतलब तो एक तो ये चीज कंफर्म हो गया कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनेगा वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा, क्योंकि रेस कहाँ पे कट कर रही है, पीछे की तरफ कट कर रही है। तो जो इमेजेस बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि भाई जो इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है वो कौन सा इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है। कौन सा इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है। तो पहला तो बात समझ में आएगी, बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और वर्चुअल इमेज की बात करें, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनते हैं। इरेक्ट मैंने बताया था, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, सीधा का सीधा ऑब्जेक्ट सीधी इमेज। तो वर्चुअल इमेज कैसे बनते हैं, इरेक्ट इमेज बनते हैं। मतलब
वर्चुअल इमेज कैसे होते हैं, इरेक्ट होते हैं। चलिए तो जरा लिखते हैं, पहला पॉइंट इस पे लिखते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन इमेज में पहला पॉइंट, ये मान लो इस ऑब्जेक्ट का, ये यहाँ से सपोज करो यहाँ ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, यहीं से दो रेज निकाला था ना, एक ये गई थी और एक ये गई थी, ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक, ये ऑब्जेक्ट, तो ये इसकी यहाँ क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ये इसकी इमेज बन जाएगी, ठीक। तो सबसे पहली बात करें तो इमेजेस जरा देखना ध्यान से, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर is always virtual and erect। तो पहले तो बात ये समझ में आई कि जो प्लेन मिरर से इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर प्लेन मिरर में सपोज करो ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो जो इमेज बनेगा वो भी कितने सेंटीमीटर का बनेगा, 2 ही सेंटीमीटर का बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट विल बी सेम एज द हाइट ऑफ इमेज। तो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि द हाइट ऑफ इमेज मस्ट बी, height of image is always equal to height of object, ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल आएगा। दूसरी चीज, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो जो इमेज है इसका ये भी बिहाइंड द मिरर 2 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट जितना प्लेन मिरर के फ्रंट पे जितनी डिस्टेंस पे होगा उसका इमेज प्लेन मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो तीसरी बात क्या समझ में आई, द पॉइंट नंबर 3, द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज सेम एज distance of object from plane of from plane mirror, ठीक है। तो प्लेन मिरर से सेम डिस्टेंस पे बनेगा। अब तीसरी बात हम आपको समझाते हैं, एक फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन जो इमेजेस प्लेन मिरर बनाता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब लेटरली इन्वर्जन या लेटरली इन्वर्टेड होता है। अभी लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड है, तो जब मैं मिरर के सामने जाऊंगा तो मिरर में मेरा लेफ्ट हैंड इस तरफ दिखेगा, राइट हैंड इस तरफ दिखेगा, तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन, यानी द इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर लेटरली इन्वर्टेड। तो तीसरी बात ये, चौथा पॉइंट क्या होगा, अब ये डायग्राम अगर आप बना लिए हो तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं क्या, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर the images लिखो, the images formed by plane mirror are always laterally inverted। laterally inverted का मतलब है लेफ्ट का राइट बनना, राइट का लेफ्ट बनना। ये बात समझ में आई, ये पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर की, ठीक है। ये बातें समझ में आई आपको। अगर आपको जो चीजें समझ में नहीं आएगी वीडियो को थोड़ा सा बैक करिएगा, फिर से देखिएगा, चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगली चीज समझते हैं, व्हाट इज द रूल फॉर मेकिंग द इमेज फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या होगा, रूल फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, ठीक। तो चलिए हेडिंग लगाइए, ठीक है ना। रूल, जैसे
अच्छा लग रहा है, मार्कर भी खत्म हो गया। रूल फॉर मेकिंग एन इमेज फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना। चलिए, इसमें सबसे पहला हम केस लेंगे। सबसे पहला जो केस है, केस नंबर फर्स्ट, ये है फॉर कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर की बात करेंगे पहले, ठीक है ना। और जो इसमें जो पहला है रूल नंबर फर्स्ट, ये रूल नंबर फर्स्ट पे जरा देखते हैं। तो अगर सपोज करो ये मेरे पास में है कॉनकेव मिरर, तो रूल नंबर फर्स्ट ये बोलता है ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है। जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, सारी की सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को, पैरेलल बीम ऑफ या पैरेलल रे ऑफ लाइट को जो कॉनकेव मिरर है वो कहाँ से पास करा देगा, फोकस पे करा देगा। तो पहला तो रूल यही है कि प्रिंसिपल एक्सिस से रे आई, फोकस से गई, प्रिंसिपल एक्सिस से रे आई, फोकस से चली गई। तो ये पहला रूल क्या है, ऑल लाइट रेज comes all light rays, ऐसे लिखो, all light rays which are parallel to principal axis always passing through focus of कॉनकेव मिरर। तो पहला तो रूल यही निकल गया कि जितनी भी पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आएंगी वो सारी सारी कन्वर्ज हो जाएंगी फोकस पे। दूसरा लॉ क्या है जरा समझते हैं, लॉ नंबर 2। ये है लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 2 क्या है, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट ऑफ फोकस है वहां से अगर लाइट रेज पास कराओगे तो ये जो कॉनकेव मिरर है वो सारे सारे लाइट रेज को क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा। तो दूसरा लॉ क्या है कि हमने ये लाइट रेज को पास कराया फोकस से, ये फोकस से लाइट रेज गई कहाँ, पैरेलल कर दिए, प्रिंसिपल एक्सिस से। ये फोकस से लाइट रेज आई ये और कहाँ कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये क्या होगा, ऑल लाइट रेज is passing through focus after reflection they are parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। अगर फोकस से पास करा है तो सारी सारी जो लाइट रेज होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या है कि अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले ही पाथ को क्या कर देता है, रिपीट कर देता है। तो रूल नंबर थर्ड क्या है जरा देखना ध्यान से। रूल नंबर थर्ड, अ लाइट रे passing through center of curvature turn back along its path, ये अपने पाथ से ही क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। और ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइट रे हमने पास कराई गई और ये वापस आ गई। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 रूल है। एक और रूल है, रूल नंबर
4। ठीक, चलो अगर आपने लाइट रेज को पोल पे पास कराया, ये है पोल, तो पोल पे जितने एंगल से आप पास कराओगे उतने ही एंगल से क्या हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा। दिस इज द रूल नंबर 4। तो द लाइट रे, a light ray falling on pole of mirror gets reflect at सेम एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये दो चीजें हम समझते हैं कि आखिर ये पोल वाला पाथ को रिपीट क्यों कर दे, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पाथ को रिपीट क्यों कर दे रहा है, और दूसरी चीज पोल पे गिरने वाली लाइन से लाइट रे सेम एंगल से वापस क्यों जा रही है। ये दोनों केसेस हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज समझना होगा, वो चीज कौन सी है, नॉर्मल इंसिडेंस की। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आप जरा बेटा ये बताओ कि जैसे ये मान लो मेरे पास में मिरर है, समझना जरा, ये मान लो मिरर है, इस मिरर पे अगर मैं परपेंडिकुलर लाइट रे फॉल करा दूं, अगर इस मिरर पे हम परपेंडिकुलर लाइट रे फॉल करा दें तो उस केस में क्या होगा, ये चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो जरा देखना ध्यान से, उसी चीज को मैं बना के यहाँ पे समझाता हूँ विद हेल्प ऑफ रे डायग्राम। तो ये रहा हमारे पास में प्लेन मिरर, ये रहा प्लेन मिरर, ठीक। ये लाइट रे हमने परपेंडिकुलर इस पे फॉल कराया, तो जब परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे तो यार इस केस में जो नॉर्मल है वो इसी एक्सिस पर होगी, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इसी एक्सिस पे होगी। ये है रिफ्लेक्टेड रे, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सबके सब क्या हो जाएंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal lies on same line। ये सेम लाइन पे क्या कर जाएंगे, लाइन कर जाएंगे। और सेम लाइन पे अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं तो उस केस में यार एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, ठीक। यानी यहां से ये समझ में आया कि एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर कितने डिग्री, 0 डिग्री। इसी केस को हम बोलते हैं, दिस केस इज आल्सो नोन एज नॉर्मल इंसिडेंस। इसी को हम नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ क्यों, क्योंकि यार इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, और टेंजेंट जब बनाया तो ये लाइट रे टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो गई, जिसकी वजह से अपनी पाथ को रिपीट कर गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 हो गया, ठीक। चलिए अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली कहानी समझा के हम आज की क्लास को फिनिश करेंगे, क्योंकि मार्कर किंग खत्म हो गई है, ठीक। चलिए तो अब देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली कहानी समझना जरा, ये थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा है, जरा देखना, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने लाइट पास कराई, तो ये अपने पाथ को रिपीट इसलिए क्यों, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो इस पॉइंट पे ये लाइट रे क्या होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। अगर ये मैं टेंजेंट बनाऊं इस पे एंगल ऑफ, देखना जरा, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या बन गई, नॉर्मल बन गई। तो इस वाले केस में, यानी इन केस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आप लाइट रेस को फॉल कराते हो तो उस केस में ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो जाता है। यानी इस केस में एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर कितने डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली लाइन अपनी पाथ को क्या कर देती है, रिपीट कर देती है, ठीक। चलिए पोल वाला जरा समझो ध्यान से, ये पोल वाला क्यों हो रहा है कहानी, देखना जरा। पोल वाले में क्या हुआ कि जब अगर आप ये कर्व पर, ये मान लो आपके पास में मिरर है, ये रहा पोल, अब मार्कर चल नहीं रहा, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आपने पोल पे लाइट रेस फॉल कराया तो ये जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल पे वापस चला गया,
क्योंकि यार पोल बहुत छोटा सा पॉइंट, बहुत छोटा सा पॉइंट, अगर बहुत छोटी सी पॉइंट के बाद बहुत छोटा सा सरफेस, यानी वो पॉइंट एक प्लेन की तरह वर्क कर गया, और प्लेन की तरह वर्क कर रहा है तो उस केस में कौन सी फिनोमिना हो गई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गई। मतलब जिस एंगल पे लाइट रे फॉल की उसी एंगल पे वो क्या हो गई, वापस हो गई। तो पोल वाले केस में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम हो गया, क्योंकि बाई कैसे इक्वल हो गया, बाई यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। तो बेटा आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं से भी फिनिश करते हैं, क्योंकि अब मार्कर की इंक, मेरा मार्कर खुद जवाब दे रहा है कि अब आगे ये नहीं लिख सकता, इसको भी बेचारे को भूख लगी है, तो पहले खाना इसको दिया जाए, और वो जो खाना है वो यहाँ अवेलेबल है नहीं। ठीक, तो ठीक है, आप पढ़ाई करते रहिए और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। और यार वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको, अच्छे लग रहे हैं, खराब लग रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं, तो एक कमेंट और एक लाइक तो बनता है ना। ठीक है ना, समझ में ही बात है, हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, और आप सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइक, एक कमेंट, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताइए कि हाँ सर अच्छा है। हाँ, जरूरी नहीं कि आप ये बोले अच्छा है, जहाँ आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप जब तक चीज़ों को बताओगे तब तक मैं कैसे जानूंगा कि आपको समझ में नहीं आ रही बातें। तो आप प्लीज़ ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करें कि सर हाँ मुझे कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। यही हमारे लिए क्या है, बेस्ट मोटिवेशन है, ताकि मैं आगे आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड करता रहूँ। तो चलिए आज की क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। बढ़िया पढ़ाई करें आप।